नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दो तरफा। सुबह जब अंशुमान की नींद खुली तो उसने अपने आप को होटल के नरम गद्दे वाले बिस्तर पर लेटे हुए पाया। गद्दे इतने नरम थे कि आंखें खुल जाने के बाद भी उसका कुछ देर तक वहीं पड़े रहने का मन किया। मोबाइल निकालकर समय देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। आज 9 बजे उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। सर थोड़ा भारी भारी लग रहा था, फिर भी उठना तो पड़ेगा ही। इच्छा के विरुद्ध जाकर भी उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया में उसकी नज़र जैसे ही जरा दाहिनी ओर मुड़ी तो उसने सोफे पर बैठी कविता को वहां देखा। वह टकटकी बांधे उसे ही देखे जा रही थी। उठ तो शायद वह पहले ही गई थी, लेकिन अभी तक अपना रात्रि पोशाक उसने न बदला था। परंतु कविता यहाँ कैसे? अंशु ने जब उस सुसज्जित होटल के कमरे के चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई तब उसे यह कमरा थोड़ा अलग लगा। यह वह कमरा नहीं लग रहा था जिसमें उसने कल शाम को चेक इन किया था। फिर वह यहाँ कैसे? उसने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, पर कुछ याद न आया। बल्कि क्षण भर के लिए भूला हुआ सिरदर्द वापस आ गया था। गुड मॉर्निंग अंशु, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। 9 बजे की तुम्हारी मीटिंग है ना? सच सच बताओ कविता, कल रात को क्या हुआ? कल ज्यादा कुछ नहीं। तुमने मेरे लिए पहली बार कॉकटेल बनाया था, कविता ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। और उसके बाद? अंशु उसके बाद की घटनाओं को जानने के लिए उतावला हो रहा था। उसके बाद? उसके बाद एक तेजी से आने वाली रुलाई को कोशिश के साथ परे ढकेलकर कविता बोली। उसके बाद हम दोनों ने कुछ देर तक ड्रिंक किया और फिर तुम सो गए। इस तरह बैठकर बातें करते रहोगे तो आज मीटिंग में तुम समय से पहुंचने से तो रहे। अब उठो भी। अंशुमान अविश्वास भरी नजरों से कविता को देखता हुआ बिस्तर से बाहर निकल आया और कुछ सोचते हुए उसने टॉयलेट की ओर रुख कर ली। वहां अकेले में दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि कल रात को इस कमरे में आने के बाद ठीक क्या क्या हुआ था। कुछ धुंधला धुंधला सा उसे याद आने लगा था। पीली नाइट लैंप, गुलाबी अंतरावस्त्र, फिर सब खाली। लगता है इस बार हैंगओवर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इधर अंशु के आंखों से ओझल होते ही कविता बहुत देर तक अपने अवरुद्ध क्रंदन के भार को संभाल न सकी। सोफे के आगे मेज पर सर रखकर निःशब्द आंसू बहाने लगी। निःशब्द इसलिए कि कहीं अंशु उसे सुन न ले। कुछ देर बाद जब अंशु नहाकर बाहर निकला तो देखा कि कविता उसका काला कोट पहनकर आईने के सामने खड़ी तरह तरह की मुखमुद्रा बनाकर अपने आप पर हंस रही है। उसे देखकर अंशु की भी होठों पर हंसी खिल गई। कविता की बेफिक्री की ऐसी ही कुछ अदाएं थी जो उसे बहुत भाती थी। उसे कॉलेज के दिनों का स्मरण हो आया। अंशु ने पीछे से जाकर कविता को बाहों के घेरे में ले लिया और धीरे से कोट उसके कंधों से उतार लिया। घड़ी में अब 8:30 बज चुके थे। अंशु को मीटिंग में जाने हेतु हड़बड़ाहट महसूस होने लगी। नाश्ता करने चलोगी? उसने कविता से पूछा। तुम चले जाओ अंशु, मुझे तैयार होने में जरा समय लगेगा। फिर 10 बजे से पहले मुझे आज ऑफिस नहीं पहुंचना है, इसलिए आज कोई जल्दी नहीं है। फिर इस वक्त भूख भी नहीं लगी है मुझे। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। इसके बाद हाथ हिलाकर अंशुमान कमरे से बाहर चला गया। अंशु के जाने से कविता अब थोड़ी सहज महसूस कर रही थी। अंशु की उपस्थिति से मानो वह जल्दी निजात पाना चाहती थी। अब एकांत में वह कुछ सोच सकती थी। कविता कल शाम से हुई अब तक की सारी घटनाओं को याद करने लगी। कल कॉन्फ्रेंस के बाद जब कविता होटल में चेक इन करने को आई तो उसकी लॉबी में अचानक अपने कॉलेज के पुराने दोस्त अंशुमान रस्तोगी से टकरा गई। दिल्ली में चाणक्यपुरी के इस 5 सितारे होटल में जब वह पिछली बार ठहरी थी तो उसे काफी अच्छा लगा था। इसलिए इस बार उसने स्वयं ही ऑफिस को लिखकर इसमें अपने रुकने की व्यवस्था करवाई थी।
परंतु उसे क्या मालूम था कि यहाँ आकर यूं अचानक अंशु से इतने वर्षों बाद मुलाकात हो जाएगी। अंशु भी काम के सिलसिले में दिल्ली आया था। वह भी उस समय होटल चेक इन की औपचारिकताओं को पूरी कर रहा था। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कोई 12 वर्ष पश्चात दोनों ने यूं एक दूसरे को आमने सामने पाया था। दोनों गले लगकर मिले। फिर काफी शॉप में 2 कप कॉफी लेकर थोड़ी देर तक बैठ गए। यद्यपि फेसबुक के जरिए उन्हें एक दूसरे का हालचाल कुछ कुछ मालूम था, फिर भी वे एक दूसरे के बारे में और जानने के कौतूहल को न रोक पाए थे। डिनर करने के थोड़ी देर बाद अंशु के कमरे से कॉल आया था कि उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। होटल वालों को जब फोन किया तो उनका कहना था कि शादी के सीजन की वजह से कोई दूसरा कमरा खाली नहीं है। यदि वह चाहे तो चेक आउट करके दूसरे होटल पर जा सकता है, लेकिन इतनी रात को वह कहाँ जाए? कविता को लगा जैसे वह मजाक कर रहा है, इसलिए उसने भी मजाकिया लहजे से कह दिए, चाहो तो आज रात के लिए मेरे साथ कमरा शेयर कर सकते हो। परंतु जब अंशु सचमुच अपने सारे सामान के साथ उसके कमरे के सामने आकर उपस्थित हुआ तो कविता को अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हुआ। परंतु अब पीछे हटना मुमकिन न था। एक तो अंशु को रात को ठहरने के लिए कमरा चाहिए था, फिर वह उसी का दोस्त भी था। फिर भी कविता ने कई बार रिसेप्शन को कॉल करके अंशुमान की मदद करनी चाहिए, परंतु उनसे उसे भी वही जवाब मिला। अंशुमान कॉलेज के दिनों में बड़ा कैसानोवा टाइप का लड़का था। स्वाभाविक रूप से उसकी गर्लफ्रेंडों की फहरिस्त इसलिए काफी लंबी थी और उसका कोई भी रिश्ता 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता था। कविता से उसकी केवल दोस्ती थी, इसलिए शायद वह 5 साल से भी कुछ अधिक दिनों तक टिक गई थी। कविता की मन की भावनाएं यद्यपि अंशु से भिन्न थी, क्योंकि वह एक लड़की थी, परंतु फिर भी वह अंशु को दोस्त से भी ज्यादा कुछ समझती थी। लेकिन अपनी मन की भावनाओं को उसने कभी प्रकट न होने दिया था। उसे डर था कि सब कह देने पर कहीं वह भी उन लड़कियों की तरह अंशु को खो न दे। कविता अंशु के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करती थी। शायद अंशु भी ऐसा ही महसूस करता होगा। अंशु में सबसे अच्छी बात यह थी कि उसमें आरोपित कुछ भी नहीं था। वह जैसा महसूस करता था उसके भाव उसके चेहरे पर साफ दिख जाते थे। शायद इसलिए लोग उसे समझ न पाते थे, परंतु कविता उसे ठीक ठीक समझती थी। कविता अंशु के बिना कहे भी इन भावों को समझ जाया करती थी। आज पता नहीं कैसे उसकी बातों को मजाक समझने की भूल कर बैठी थी। अब तक दोनों की शादियां हो चुकी थी। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे। फिर भी जाने क्यों कल बिस्तर में घुसते ही अंशु ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। कविता यद्यपि ऐसी लड़की न थी, लेकिन वह अंशु के प्रति शुरू से ही थोड़ी दुर्बल होने के कारण उसे रोका नहीं। लेकिन उसके बाद एक लेकिन की एक बड़ी सी दीवार दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई थी, जिसको कविता न लांघ पाई। इसके बाद रात भर वह सो न पाई। उधर अंशुमान के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। अरे 9:45 बज गए। इसके बाद कविता अपनी स्थान से उठी और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को दफ्तर के सारे काम निपटाकर अंशुमान होटल आकर जब रिसेप्शन से चाबी लेने लगा तो रिसेप्शनिस्ट महिला ने उसे एक लिफाफा थमाया जो उसी के नाम का था। हस्ताक्षर कविता के थे। देखकर वह जरा मुस्कुराया और कविता के बारे में पूछा। इस पर रिसेप्शनिस्ट बोली, मैम तो आपके आने से जरा देर पहले ही चेकआउट करके चली गई। उन्हीं के रिक्वेस्ट पर तो हमने उनका कमरा आज रात के लिए आपके नाम से बुक करा दिया है। इतनी जल्दी चली गई? पर ऐसी तो बात न थी। कल दोपहर की फ्लाइट है न उसकी, अंशुमान खुद से प्रश्न पूछने लगा। बहरहाल अंशु रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद बोलकर जल्दी जल्दी लिफ्ट की ओर चला गया। आज वह शीघ्र ही होटल के कमरे में पहुंचना चाह रहा था।
कमरे में पहुंचकर चाबी से दरवाजा खोलकर उसने सबसे पहले लिफाफा फाड़कर कविता की चिट्ठी पढ़ी। छोटा सा पत्र था जिसमें लिखा था, प्रिय अंशु, तुम जानना चाहते थे न कि कल रात को हमारे बीच क्या हुआ था। उस समय नहीं बता पाई थी तुम्हें, इसलिए पत्र में लिखना रही हूँ। कल तुम्हारे बहुत करीब जाकर मुझे तुम्हारी आंखों में अचानक व्याप्त अपराधबोध की भावना की झलक दिखाई दे गई थी। फिर मैंने तुम्हारे शराब की गिलास में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे पीकर तुम रात भर के लिए बेखबर सो गए थे। तुम्हें मेरे इस आचरण पर शायद बहुत आश्चर्य हो रहा होगा। वह इसलिए कि तुम नहीं जानते कि हम सिर्फ दोस्त ही नहीं हैं, उससे बढ़कर भी कुछ है। तुम्हें तकलीफ हो ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकती। मीता जरूर भाग्यशाली होगी तुम जैसा पति पाकर, इसलिए आज रात के लिए दूसरे होटल में शिफ्ट हो रही हूँ। तुम्हारी कविता। चिट्ठी पढ़ने के बाद अंशुमान सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। सीलिंग पर नजर गड़ाए वह सोचने लगा, हमें प्यार एक से नहीं कई लोगों से हो सकता है। जब जब हमें जरूरत होती है हम अपने लिए प्रेम का सृजन कर लेते हैं। उसी के अनुसार प्रेमपात्र भी हमारे बदल जाते हैं। मगर जिसे हम सोलमेट कहते हैं, वह शख्स अक्सर एक ही होता है, जिनके साथ दिल का कोई तार जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए वह सोलमेट बिना कहे ही सब कुछ समझ जाता है। ऐसा सोलमेट केवल भाग्यशाली लोगों के ही नसीब में मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे।